नमस्कार। मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दामिद सर क्लासेस में। आज हम लोग भारत में डच कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूरोप के मैप को थोड़ा सा देखें। मैं बनाने की कोशिश किया हूं। तो आप देखिए, ये जो जगह दिखाई दे रहा है, ये उंगली का आकार का, इसे कहते हैं डेनमार्क। और डेनमार्क को जूटलैंड प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और प्रायद्वीप जिसे इंग्लिश में पेनिनसुलर भी बोलते हैं। पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है कि वह स्थल जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये जो डेनमार्क है, ये तीन तरफ से, इसके पूर्व में बाल्टी सागर, उत्तर में उत्तरी सागर और पश्चिम में भी उत्तरी सागर है। इस उत्तरी सागर से ये घिरा हुआ है डेनमार्क। ठीक है। इस कारण डेनमार्क को हम जूटलैंड प्रायद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अब डेनमार्क के अगर हम पश्चिम में चलें तो हमें तीन छोटी छोटी कंट्रियां दिखाई देंगी जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बेनेलेक्स बोलते हैं। ठीक है। और बेनेलेक्स को अगर फुल फॉर्म में देखा जाए तो इसका मतलब हो गया बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। फाइनली बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को हम लोग लो लैंड कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। आपसे कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि लो लैंड कंट्री के नाम से निम्न में से कौन कौन देश को जाना जाता है, या कौन कौन सी देश जो है लो लैंड कंट्री के में शामिल है, या निम्न में से कौन सा देश लो लैंड कंट्री में शामिल नहीं है। तो ये हो गया आपका बेनेलेक्स। अब इसे लो लैंड क्यों कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि किसी भी चीज की ऊंचाई या गहराई का मापन समुद्र तल से किया जाता है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है तो भारत में चेन्नई के समुद्र तल से ऊंचाई की मापन की जाती है। यह कई बार प्रश्न आता है कि भारत के किस समुद्र तल से ऊंचाई की मापन की जाती है, तो चेन्नई से समुद्र तल से ऊंचाई की मापन की जाती है। यानी समुद्र तल ही ऊंचाई और गहराई का मापन कराता है। यह जो बेनेलेक्स है, बेनेलेक्स के उत्तर में उत्तरी सागर, इस उत्तरी सागर और बेनेलेक्स के यहाँ पे एक दीवार खड़ा कर दिया गया जिसे नाम दिया गया पोल्डर। क्या नाम दिया गया? पोल्डर। अब देखिए, इस पोल्डर और इस बेनेलेक्स के बीच में उत्तरी सागर का पानी होगा। अब इस पानी को खींच के इस पोल्डर के बाहर फेंक दिया गया तो ये क्या बन गया? यह एक भूमि बन गई। लेकिन यह भूमि तो समुद्र के नीचे वाली तल पे बनी ना, इस कारण इसे लोलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो बेनेलेक्स को लोलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं बात करूं, आपको पता है कि प्राचीन समय से ही भारत और यूरोप के संबंध तो बने थे, और ये संबंध सिकंदर के आक्रमण के साथ यानी आगमन के साथ 326 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है। और ये जो संबंध थे ये तीन रास्तों से हुआ करते थे। एक रास्ता स्थल मार्ग था, तो दो रास्ते समुद्र के मार्ग से, जिसमें लाल सागर और फारस की खाड़ी थी। ठीक है। और ये तीनों जो मार्ग थे यानी तीनों जो रूट थे, ये एक जगह पे जाके आपस में मिलते थे जिसे हम कुस्तुतुनिया कहते थे, और वर्तमान में उसी कुस्तुतुनिया को तुर्की कहा जाता है। उस कुस्तुतुनिया पे जब तुर्कों का आक्रमण हो गया तो यूरोप और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध थे वो कमजोर हो गए। यूरोप और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध थे वो इटली के जेनेवा और वेनिस के व्यापारियों द्वारा होते थे। अब जेनेवा और इटली के जेनेवा और वेनिस के व्यापारी जब एशिया या भारत से सामान खरीद के लाते थे तो इन सामानों को ये नीदरलैंड, जिसे हम डच कहते हैं, इस नीदरलैंड के व्यापारी यहां से खरीदकर पूरे यूरोप में बेचते थे। अब कुस्तुतुनिया के पर तुर्कों के आक्रमण के कारण व्यापार प्रतिबंधित हो गया। अब पुर्तगालियों ने नए मार्गों की खोज की और पुर्तगालियों ने एशिया के साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए। अब क्या किए इन नीदरलैंड ने? इस जेनेवा और वेनिस को छोड़कर और पुर्तगालियों के साथ अपने अच्छे संबंध स्थापित कर लिए, और अब नीदरलैंड इन पुर्तगालियों से सामान खरीदकर पूरे यूरोप में सामान बेचता था। इस नीदरलैंड को यानी डच को या हॉलैंड को यह लगा कि हम क्यों ना इन यूरोप के साथ स्वयं के व्यापार स्थापित करें। इसलिए इसने क्या किया कि स्वयं के व्यापार स्थापित करने के लिए ये पूर्वी जगत की तरफ बढ़ना स्टार्ट करना चालू किया।
अब पूर्वी जगत की तरफ बढ़ने के लिए इन्होंने एक हल्के जहाज का निर्माण किया जिसे हम कहते हैं फ्लूटी शिप। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि ये किस प्रकार के शिप का निर्माण किए थे, तो हल्के शिप यानी हल्के जहाज जिसे हम फ्लूटी शिप कहते हैं, निर्माण करके ये सबसे पहले एशिया, जो अगर कहा जाए एशिया का जो सबसे पूर्वी भाग या सबसे दक्षिणी भाग जिसे इंडोनेशिया कहते हैं, ये वहां पहुंचे और इंडोनेशिया को फाइनली मसाला द्वीप कहते हैं। तो डच 1595 में एशिया के मसाला द्वीप अर्थात इंडोनेशिया पहुंचे। और मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए, कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये जो इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं, इन द्वीपों के क्रम बैठाने के लिए दिया जाता है पश्चिम से पूर्व में। तो ये जो क्रम है जावा, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेशी और न्यू गिनी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो न्यू गिनी है यही एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को आपस में जोड़ता है या अलग करता है। ठीक है, अब ये जो जावा है, जावा क्या करता है, इसी जावा पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ठीक है, ये एक प्रश्न आता है कि इंडोनेशिया की राजधानी किस द्वीप पर है, जावा पर। दूसरी आता है प्रश्न बोर्नियो से। बोर्नियो के बारे में कहा जाता है कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप, ब से बोर्नियो सबसे और ब से बड़ा, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो बोर्नियो। अब बोर्नियो पर इंडोनेशिया के अलावा दो अन्य देशों का भी अधिकार है, मलेशिया, ब्रुनोई और इंडोनेशिया। मलेशिया बोर्नियो के पश्चिमी भाग पर। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए आप कर लीजिएगा पीएम, क्या ट्रिक बनाएंगे, पीएम, पी से पश्चिमी भाग, एम से मलेशिया। ठीक है, अब यहां दक्षिणी भाग पे डीआई कर लीजिए, द से दक्षिणी भाग और आई से इंडोनेशिया। डीआई मैथ में आप लोग सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, अब यहां पे आप देख लीजिएगा पूर्वी भाग ब्रुनोई हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो गई। ये इनके मतलब मैंने इंडोनेशिया के बारे में आपको बता दिया हल्का सा। अब भाई देखिए, व्यापार करना है, क्या व्यापार को करने के लिए कोई व्यक्ति आएगा? नहीं, व्यापार को करने के लिए एक कंपनी निर्माण करना होगा। और कंपनी कभी भी एक लोगों के साथ निर्माण नहीं होता है, उसमें कई लोगों के जब शेयर नहीं लगेंगे तब तक कंपनी नहीं बनती है। तो 1602 में डच ने क्या किया, एक कंपनी का निर्माण किया जिस कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, 1602 में इन्होंने स्टैब्लिश किया। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दूं कि जो डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो नीदरलैंड की एक कंपनी थी जिसे हम वॉक के नाम से भी जानते हैं, यह कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेजों की कंपनी थी, उनके बाद में स्टैब्लिश हुआ। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुआ था और वॉक की स्थापना, जो डच कंपनी की स्थापना 1602 में, लेकिन आगमन जो था डच का पहले और अंग्रेजों का बाद में। ठीक है, अब जो ये यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड थी, इसका वास्तविक नाम वॉक था, जिसे वॉरिजिन ओस्ट इंडीज कंपनी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंपनी बनाने के लिए पूंजी होनी चाहिए, शेयर होल्डर होने चाहिए। ठीक है, और शेयर होल्डर के साथ साथ सरकार की उस पर क्या होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए। इनको तीनों चीज मिला। पूंजी मिली 65 लाख के गिल्डर की पूंजी से इन्होंने अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश किया और 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बना जो इस कंपनी का देखरेख करेगा। ठीक है, हालैंड की सरकार ने इनको मान्यता दी और 21 वर्ष के व्यापार के लिए, पूर्वी और भारत के साथ व्यापार के लिए इनको अनुमति प्रदान की गई। और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि तुम व्यापार करो, आक्रमण भी करो, लेकिन आक्रमण के साथ साथ तुम्हें यह जीतना भी होगा। ठीक है, यानी हालैंड सरकार ने इस वॉक को 21 वर्षों के लिए अनुमति देती है और 3 चीजों की, व्यापार, आक्रमण और विजय की। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी भारत की स्थिति, भारत की फैक्ट्री के बारे में। आइए थोड़ी सी बात समझते हैं। फैक्ट्री, यहां पे शब्द मैंने यूज किया। क्या ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री का मतलब क्या है? भाई आज के अगर वर्तमान समय में हम फैक्ट्री की बात करें तो वर्तमान समय में फैक्ट्री का मतलब हो गया कि जो चीजें प्रोडक्शन होती हैं उसे ही फैक्ट्री कहते हैं, यही ना। लेकिन ये फैक्ट्री प्रोडक्शन नहीं था। एक्चुअली जो यूरोपीय कंपनी थे
या यूरोपीय व्यापारी थे, अपने व्यापारियों को वो लोग फैक्टर कहते थे और उन्हीं फैक्टर से ये फैक्ट्री शब्द आया। अगर मैं वर्तमान फैक्ट्री की बात करूं तो वर्तमान में ये फैक्ट्री प्रोडक्शन करता है, जबकि यह फैक्ट्री प्रोडक्शन नहीं था। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन की अगर बात आएगी तो 1750 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है, यानी 1750 के पहले कोई प्रोडक्शन नहीं था, केवल ट्रेड होता था, व्यापार होता था, सामान खरीदो बेचो। ठीक है, अब इन डचों ने क्या किया, भारत के पूर्वी जगत में यानी पूर्वी भाग में, पूर्वी घाट में अपने कंपनी को स्टैब्लिश किया। और ये जो गोलकुंडा है वहां पे, और वर्तमान का जो हैदराबाद है वही प्राचीन समय का गोलकुंडा था। अब 1605 में गोलकुंडा के मछलीपट्टनम में ये अपनी प्रथम फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। अब दूसरी फैक्ट्री 5 साल बाद 1610 में चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करते हैं डच, और पुलिकट को ये लेते हैं और वहां पे ये अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। पुलिकट में फैक्ट्री स्थापित करने के साथ साथ यह वहां पे बहुत सारे कार्य करते हैं। पुलिकट को ये अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। पुलिकट पे ये अपना स्वर्ण सिक्के पैगोंडा को भी ढालते हैं, और साथ ही साथ पहली बार पुलिकट का ही दुर्गीकृत करते हैं, यानी पुलिकट में ये अपने किले का निर्माण करते हैं, जिस किले का नाम था गैल्ड्रिया। तो ये कई बार पूछा जाता है कि डचों के किले, प्रथम किले कौन सी थी, कहां थी। ठीक है, तो प्रथम किला गैल्ड्रिया था और प्रथम किला कहां पे था, पुलिकट में था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं इनके नेक्स्ट किले के बारे में या नेक्स्ट फैक्ट्री के बारे में, कोचीन और बंगाल के बारे में। आपको मैं बता दूं कि बंगाल कई सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। एक तो आपको मैं बता दूं, जब भी मुगल सम्राट किसी भी व्यक्ति से नाराज होता था तो वो अपने सूबेदार क्या करता था, बंगाल में नियुक्त करता था। जिस व्यक्ति से अगर मुगल सम्राट नाराज है उसको क्या करता था, वो बंगाल का सूबेदार नियुक्त करता था। दूसरी चीज, बंगाल जो थी उपजाऊ भूमि थी। तीसरी चीज, बंगाल जो पूर्वी एशिया थे या दक्षिण पूर्वी एशिया थे, उनके संपर्क मार्ग के लिए अच्छा जगह था। तो डचों ने इस अवसर का फायदा उठाया और ये बंगाल की तरफ बढ़े। बंगाल में सबसे पहले पिपली में 1627 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। फिर हुगली के निकट चिंसुरा में 1653 में इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की, और उस फैक्ट्री का इन्होंने क्या किया, किलेबंदी किया, जिसका नाम था गुस्तावुस फोर्ट। यानी दूसरी जो किलेबंदी थी गुस्तावुस फोर्ट था। ठीक है, और पहली जो किलेबंदी थी वो गैल्ड्रिया थी, कहां पे, पुलिकट में। ये ध्यान रख लीजिएगा, पहली गैल्ड्रिया, दूसरा गुस्तावुस फोर्ट, दोनों में गगा आ रहा है। ठीक है, गेगू, इसके ट्रिक हो जाएंगे, गेगू, गैल्ड्रिया और गुस्तावुस फोर्ट। यानी इनके दो फैक्ट्री की बात की जाए, एक था गैल्ड्रिया और दूसरा गुस्तावुस फोर्ट। ये दो उनकी फैक्ट्री थी, मतलब किलेबंदी किए थे इन्होंने। अब ये क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और 1653 में ये कोचीन में फैक्ट्री बैठाते हैं, और दो जगह पे कोचीन में बैठाते हैं, एक पुड़ाकर में और एक क्रागानूर में। ठीक है, वास्तव में ये जो फैक्ट्री थी कोचीन वाली, ये कोचीन की फैक्ट्री से ये हल के रूप में, क्योंकि आपको पता है कि ये जो जगह है ये मसाले के लिए प्रसिद्ध है, तो यहां से ये काली मिर्च की व्यापार करते हैं। काली मिर्च बहुत हल्के मात्रा में, पूरे मात्रा में नहीं, क्योंकि पुर्तगाली इनको छोड़ेंगे नहीं। और ये जो आपका बंगाल है, बंगाल से ये कपड़े का व्यापार, और कपड़े का व्यापार शुरू करने का, ट्रेड बनाने का कार्य इन्हीं डचों का जाता है। तो बंगाल से ये लोग कपड़े का व्यापार करते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं। आगे देखिए, औरंगजेब से ये क्या करते हैं, डच 1664 में वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा का व्यापार अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। 1690 में पुलिकट के निकट ही ये नेगापट्टनम में अपना मुख्यालय बनाते हैं, दूसरा मुख्यालय, सेकंड मुख्यालय नेगापट्टनम को बनाते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया ना कि इनकी फैक्ट्रियों के प्रमुख को क्या बोलते थे, फैक्टर बोलते थे। अब देखिए, भारत में भारतीय वस्त्रों को निर्यात का श्रेय बनाने का कार्य इन्हीं डचों को जाता है। ये कई बार प्रश्न आता है
कि भारतीय वस्त्रों को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो इन्हीं डचों को जाता है। क्योंकि अगर ये मसाले के साथ व्यापार करेंगे तो मसाले के साथ पुर्तगाली इनको व्यापार नहीं करने देंगे, क्योंकि पुर्तगाली उस मसाले के साथ व्यापार में लाभ कमा रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने शांत जल नीति के तहत पूरे समुद्री राज्यों पर अपने अधिकार कर लिए थे। ठीक है, अब देखिए एशिया में जो डचों के व्यापार थे वो थे दो जगह पे, एक इंडोनेशिया जहां से वो ऑलरेडी मसाला का व्यापार करते थे, और भारत जहां पर बंगाल में कपड़े का व्यापार ज़्यादा मात्रा में और कोचीन में बहुत कम मात्रा में, जैसे हम कहते हैं पुड़ाकर और क्रागनूर वाला जो बना था वहां से ये काली मिर्च का व्यापार करते थे। ठीक है, ये इनकी कहानी थी। अब डचों के पतन के बारे में देखा जाए, पतन का क्या कारण था। देखिए पहला, इनका और अंग्रेज कंपनी आ जाती है। बेड्रा में डच कंपनी और इंग्लिश कंपनी के बीच युद्ध होता है 1759 में। ठीक है, और इस युद्ध में डच हार जाते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि बेड्रा का युद्ध कब हुआ था, 1759 प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, वास्तव में जो डच थे ये बंगाल के नवाब मीर जाफर के पक्ष में लड़ा थे। इन्होंने मीर जाफर को सोचा कि जो अंग्रेज मीर जाफर का मिसयूज कर रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि अब क्यों ना हम भी राजनीतिक पक्ष में पड़े और ये मीर जाफर का पक्ष लेते हैं, और मीर जाफर के पक्ष में रॉबर्ट क्लाइव से लड़े। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव एक क्लर्क तो था ही, प्लासी का जीता। ठीक है, अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव इस बेड्रा के युद्ध में इनको हरा देता है, और हराने के बाद ये क्या करते हैं, यहां से चले जाते हैं। लेकिन ये भारत से जाते हैं, एशिया से नहीं, यानी इनके व्यापार जो थे इंडोनेशिया में थे। अब देखिए वास्तव में इनके पतन के जो कारण थे ये बहुत सारे हैं। एक तो बेड्रा के युद्ध में हारते हैं, ठीक है। दूसरा इनका माना जाता है कि जो इनकी कंपनी थी ये सहकारिता, अर्थात जो सहकारिता इनको कार्टेल व्यवस्था कहते थे। जो इनकी कंपनी थी ना ये शेयर होल्डरों से मिलकर बनी थी। ठीक है, और देखिए ये क्या करते थे कि शेयर होल्डरों को आकर्षित करने के लिए अगर कंपनी घाटे में भी जाती थी ना तो शेयर होल्डरों को आकर्षित करने के लिए ज्यादा शेयर दिया करते थे। ठीक है, इससे जिससे इनके शेयर होल्डर आकर्षित हो, और इस कारण कंपनी कई बार क्या हुई, बहुत ज्यादा घाटे में चली गई और दिवालिया में चली गई। कहा जाता है कि इन्होंने अपने शेयर होल्डरों को 18% का लाभांश दिया, जो कि 200 वर्षों में एक रिकॉर्ड माना जाता है। और यह भी कारण इनके पतन का था कि जो हानि के बावजूद भी अपने शेयर होल्डरों को खुश करना और आगे बढ़ाना। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। ठीक है।